बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और हमारे साथ मौजूद हैं और आज का शो देखने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ आज जुम्मा तो नहीं है, जुमेरात है। वीकेंड की जानिब आपका मार्च जारी है। आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज थर्सडे है, फ्राइडे आएगा, उसके बाद फिर सैटरडे, फिर संडे आएगा, फिर वीकेंड आएगा। लेकिन दिसंबर का मंथ जी स्टार्ट हो गया है और दिसंबर का मंथ होता है ना साल का वीकेंड, तो ये वो वाला बिल्कुल पहले भीगा भीगा होता था, अब सूखा सूखा। लेकिन इससे पहले कि हम दिसंबर की बात करें, मैंने अभी जब अखबार उठाया ना, मेरे जहन में एक पुराने सीन्स आ गए। आपको याद है पहले शहरों में होता था, देहातों में तो नहीं, ये जो हॉकर्स होते थे ना, ये मुख्तलिफ लोग अखबारें ऐसे फेंकते थे घरों में। अच्छा, आपको एजेस मैंने नहीं देखा। मैंने देखा है। अच्छा, अभी भी कुछ इलाकों में इस तरह से होता है जिनके घर रेगुलर न्यूज़पेपर आता है, वहाँ सुबह सुबह वो बाकायदा तौर पे आवाज देकर न्यूज़पेपर फेंकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि आप न्यूज एंकर होके या एंकर होके आप खबरें नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते, तो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं ना। ये कहने का मतलब ये सब कुछ तो ऑनलाइन आ गया। सुबह सुबह आप उठे, ट्विटर का ट्रेंड देखें क्या चल रहा है, गेट टू नो दुनिया में हो क्या रहा है। हमारे साथ भी यही होता है। आपको पता चल सकेगा दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंची हुई है और हम अभी तक वहीं पे हैं कि कौन क्या कर रहा है। खैर जी, दिसंबर की बात अर्मिला हसन ने की। बहुत रोमांटिक महीना है। मैं तो इसको सिर्फ रोमांस से रिलेट करता हूँ और फिर सर्दियों में। लेकिन इसके साथ साथ मुझे मुसलसल फील होता है कराची वालों के लिए। पूरे पाकिस्तान में ठंड आती है, कराची में नहीं आती है। क्यों आप उनका हर बार दिल जलाने की कोशिश करते हैं? कराची वालों में आप बिल्कुल परेशान हो, आपके पास भी सर्दी आएगी, थोड़ी सी आएगी। आप स्वेटर नहीं पहन सकते, आप स्वेटर नहीं पहन सकते, सखर मोटर आप कोट नहीं पहन सकते, बट स्टिल आपको सर्दी मिलेगी। कौन सी हौसला दे रही हूँ। आप स्वेटर नहीं पहन सकते, कोट नहीं पहन सकते, सर्दी आएगी तो आपने फील करना है खाली ये सर्दी। आपने ज़हनी तौर पर सर्दी का फील करना है। ये मैंने कराची वालों को हौसला दिया। नो ऑफेंस। ज़हनी तौर पर वैसे इतने ठंडे चल रहे हैं पाकिस्तानी के, तुम मतलब। और खैर क्या मैं बात करूं, आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। वी हैव पेट्रोल प्राइसेस। एक और ठंड प्रोग्राम पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से। आलमी मंडी में तेल की सतह जो है वो कीमतों की सतह कम तरीन है, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें बरकरार हैं, न कम हुई हैं न ज्यादा हुई हैं। डार फिनोमिनन वर्क्स। डार साहब अक्सर आते हैं, चीजों को स्टेगनेंट कर देते हैं, चाहे डॉलर प्राइस हो या पेट्रोल प्राइस हो। तो इस दफा भी न कम हुई हैं न बढ़ी हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस सेम है। बिल्कुल, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है और मिट्टी का तेल और लाइट डीजल सस्ता कर दिया गया है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी की गई है। अच्छा। जबकि लाइट डीजल 7 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। वजीर खजाने ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख मजीद 15 दिन बढ़ा दिया, तो अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो कर लें। बिल्कुल, ये कर लें। दूसरी जाने पेट खराब हो गए हैं भाई, पेट खराब हो गए। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मतलब न्यूज़ पेट खराब हो गए भाई इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। हमारे तो होते रहते हैं। और करें लाहौरी खानों को बातें हैं, लाहौरियों की शायद कोई बददुआ पहुंची है। ये वैसे कोई खास फखर की बात नहीं। वैसे मैं जब भी इंग्लैंड वाले यहाँ पे आते हैं उनके पेट अपना कुक लेकर आए हैं, हमने थोड़ी दिया खाना। तो शेफ अपना लेके आए थे, हमने नहीं दिया खाना। तो ये जो किया भाई आपके अपने शेफ ने, हमने नहीं दिया खाना। ठीक है, मुझे लगता है कि पानी का कोई फर्क पड़ा है क्या, लेकिन खैर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम, आपको मालूम है, 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंची और पेट खराब करा बेटी। तारीखी लम्हात हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच कैंसिल नहीं हो रहा है। जो कुछ शादियाने इंडियंस बजाना शुरू हो गए थे ना, मैं देख रहा था कुछ ट्वीट्स। तो आपकी नीयतें सामने आती हैं। क्रिकेट होती है यार, आप गेम को गेम के तौर पे लिया करें। आप फौरन पाकिस्तान और पाकिस्तान की चीजों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। क्या इंडिया में पेट खराब नहीं होते? वहां पे तो वॉशरूम्स की इतनी किल्लत है वहां पे लोगों को। तो कैसी बात है, मतलब स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स से फौरन बाइस हो जाते हैं कि जी पाकिस्तान में तो देखें जी खाना ऐसा इसलिए। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रही है। हमने उनको खाना और नहीं उनके दिया। पेट इंशाल्लाह आखिरी बार खराब हुआ, अब कभी नहीं होंगे इतने। हमने और अपने कुक ने उनको खाना दिया था, हमने नहीं दिया, इसलिए हम इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। लेकिन स्टिल पीसीबी ने जनाब उनको कहा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई प्लेयर्स की, उन्होंने कहा कि जी अब हम वी आर फीलिंग बेटर और अब अल्लाह करे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि टेस्ट मैचेस खेलने उन्होंने ये ज्यादा बेहतर है। सो या खाना बड़ी खबर पे जाना है या बराह रास्त ही हम बात करें इस पे? जी जी ठीक। क्रिकेट की बात है ना, हमने करनी है। इस वक्त हमें जुल्फिकार बेग भी ज्वाइन कर रहे हैं हमसे कुछ देर के बाद। उनसे हम बात करेंगे। विद दैट हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए सलीम खालिक साहब मौजूद होंगे, जो कि इस पे उनकी राय लेंगे। और उन्होंने हमें बताया था कि शेफ साथ आया। खैर इससे पहले कि हम उनसे रेसिपीज पूछें, कौन सी रेसिपीज हैं जो कि पेट खराब करी हैं इस टीम की, जुल्फिकार बेग से जरा अपडेट पहले ले लें। जी जी बिल्कुल, पहले अपडेट ले लेते हैं। जुल्फिकार, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई होप पिंडी की खूबसूरत और लाहौर से थोड़ी ज्यादा ठंडी सुबह आप एंजॉय कर रहे हैं। इट्स अ गुड क्रिकेटिंग मॉर्निंग। टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, तो कुछ बताइए हमें पहले, क्या सूरत हाल है? डेफिनेटली जी, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारा तो रोमांस ही हमारी जॉब है और इसी के साथ हमने प्यार किया है। हमारे ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना
और सलीम खालिक साहब, इनकी गाइडलाइन के मुताबिक हम अपना काम करते हैं और इनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और हम अपने सामीन को भी बताते हैं। आज टेस्ट मैच खेला जाना था, शेड्यूल था। लकीली इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के जो प्लेयर थे उनके पेट खराब हो गए और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हुकाम मिल बैठे और सुबह जब इनके डॉक्टर ने इनको चेक किया तो इनके पेट ठीक थे, यानी कि खेलने के लिए आमादा हो गए। अच्छा। तो फिर सुबह ये डिसाइड किया गया कि आज शेड्यूल के मुताबिक मैच खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की मैं हिस्ट्री आपको ये बताता चलूं कि बड़ा हिस्टोरिकल क्रिकेट ग्राउंड है। जब इस ग्राउंड में डिफरेंट किस्म के मैचेस का इनेकाद किया जाता है और पिंडी बॉयज खास तौर पर इस मैच को देखने के लिए आते हैं, ना सिर्फ टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो या PSL के मैचेस हो। रावलपिंडी का जो क्राउड है बड़ा सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और डेफिनेटली पहले कॉल ऑफ हुआ था मैच, उसके बाद दोबारा इसको रीशेड्यूल किया गया है, शेड्यूल किया गया है अपने अकॉर्डिंग टू शेड्यूल के मुताबिक। हमें पता चला था कि की तमाम इनक्लोजर्स की तमाम टिकट्स बिक गई थी, हमें पता चला था, ऐसा ही है? जी डेफिनेटली सोल्ड आउट हो गई थी और क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, लोग क्रिकेट से बहुत प्यार भी करते हैं क्योंकि दिसंबर शुरू हो गया है, धूप में लोग बैठ के टेस्ट मैच को एंजॉय करते हैं और रावलपिंडी की जो सराउंडिंग है अगर आप उसको देखा जाए तो काफी खूबसूरत उसका व्यू भी है। और कल क्योंकि फ्राइडे है और इसके बाद 2 वीकेंड लॉन्ग वीकेंड शुरू हो जाता है मोस्ट प्रॉब्ली रावलपिंडी के अंदर, तो लोग बड़ा एक्साइटेड है। और जो आपने जिक्र किया हमारे बदकिस्मती से वो पड़ोसी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी अगर लीग की बात की जाए इंडियन प्रीमियर लीग में तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर उठ रहे हैं। वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही प्रोड्यूस कर सके, उसके मुकाबले में पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। चैलेंजेस तो है लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए। जुल्फिकार साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, सलीम खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब एंड वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम इस टेस्ट सीरीज के लिए तो बड़े एक्साइटेड थे, सॉरी मेरा गला खराब हो गया लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो मामला हुआ, पेट खराब चल रहे हैं आपको यार सलीम साहब मेरा सवाल इससे पहला सवाल यही कर ले कि जो कुक लाने के बावजूद स्टमक अपसेट हुए, ये क्यों हुए हैं? मतलब हम अब लॉरियों पे तो जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, इसलिए क्योंकि उन्होंने कुक का बताया। सलीम साहब बताइए जी। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों की बातें सुनी, यकीन माने बड़ा मजा आ रहा था आपकी बातों में, हंसे जा रहा था, मुस्कुराया जा रहा था। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, अब कराची में भी सर्दी पड़ती है, लास्ट ईयर भी सिंगल डिजिट में गए थे हम। अच्छा, लास्ट मौसम सुबह के वक्त एटलीस्ट मौसम जो है ना वो बेहतर होता है। अब चलते हैं पिंडी। इंग्लैंड के क्रिकेटर्स लाहौर आए नहीं और उनके पेट खराब हुए, मुझे भी थोड़ी हैरत हुई थी, लेकिन जब इधर उधर से पता किया तो फिर वो बातें सामने आई कि ये कोई एक वायरल इन्फेक्शन को कुछ हुआ था, डायरेक्ट ऐसा नहीं था कि कोई चीज गलत खा ली है क्या है। क्योंकि देखें हम लोग आदी हैं इस माहौल में रहने के पोल्यूशन, गंदगी, ये सब हम लोग आदी हैं इस चीज के ना, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग वहां जाते हैं बीमार हो जाते हैं। तो वो यहाँ आए, गालिबन कुछ ऐसा ही हुआ कि कुछ वेदर चेंज हुआ और कोई पानी तो खैर वो सही मिलता है उनको, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब प्लेयर उनके फिट हो गए और ये चीज अभी क्लियर नहीं है कि वही प्लेइंग 11 खेलेगी जो 48 आवर्स पहले ऐलान की थी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने, या उसमें कुछ चेंजेस होगी। लगता है ऐसा है कि शायद कुछ चेंजेस की जाए। और एक हिस्टोरिकल सीरीज है, बड़ा जबरदस्त, जैसे बेग साहब बता रहे थे कि माहौल बहुत अच्छा है और टिकट फरोख्त हो चुके हैं, आपने भी बताया, तो एक तारीखी मौका है हमारे लिए। और इस तरह की चीजें तो कहीं भी हो सकती हैं कि जैसे पहले कोविड था, वाकयात होते थे, मैचेस डिले होते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि टाइम पे मैच शुरू हो रहा है तो क्रिकेट देखें और एंजॉय करें। बीच में मौका मिले तो एक आध दिन चले जाएगा, पिंडी तो करीब भी है आप। हाँ नहीं वील स्टिल वेट कि शुरू हो जाए। न्यूजीलैंड ने ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हमें दिया ना मैच से आधा घंटा पहले मैच मुलतवी होने का कि डर ही लगता रहता है, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। अच्छा आपकी इजाजत से सलीम साहब, मैं जरा बेग साहब से सिक्योरिटी की सूरत हाल पूछना चाह रहा हूँ जो कि वहां पे हैं। तो बेग साहब सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? क्योंकि पिंडी वैसे बड़ी अच्छी जगह पे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान में ही कह लें वाकया है ये। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? क्या बाकी शहर पूरा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा इस मैच की वजह से? आप जरा आगाह करें, क्या मंजरनामा है? जी डेफिनेटली हमारे सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं इस इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए, पॉलिटिकल सेटअप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमारी आवाम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारे मसाइल का सामना भी रहता है। कहीं भी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेशनल कवरेज
के लिए जाने के मौके अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिए हैं। लेकिन जब रावलपिंडी, इस्लामाबाद या सराउंडिंग में या लाहौर, कराची में किसी भी जगह पे मैचेस होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि मैं लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इससे जो आपकी इमेज बिल्डअप होती है पूरी दुनिया के अंदर कि सॉफ्ट इमेज जो जाता है, उससे थोड़े से अगर मसाइल आते हैं उसको हमें फेस करना चाहिए। जहाँ तक रावलपिंडी का ताल्लुक है, बिल्कुल जंक्शन में वाक़या है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मिड में ये स्टेडियम वाक़या है, डबल रोड, क्योंकि दोनों शहर इसको टच करते हैं। थोड़ा सा हेजिटेशन होती है ड्यूरिंग द मैच, जब टीम की मूवमेंट होती है उस दौरान थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। वो ना सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ ताउन करते हैं, बल्कि स्पेक्टेटर्स के साथ साथ अपनी दोनों टीमों को बैकअप भी करते हैं। तो इस हवाले से बड़े अच्छे इंतजाम हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। ऑब्वियसली हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और बहुत अरसे के बाद फिर हमें इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह से हमारे मुल्क में रिवाइव हुआ है। सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब भी आएंगे। आज के स्क्वाड को, प्लेइंग 11 को पाकिस्तानी साइड से अगर हम देखें, आप किस तरह से देखते हैं? और ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस हैं और टेस्ट मैचेस में हमारे बहुत सारी कुछ रिजर्वेशंस रहती हैं कहीं ना कहीं अपनी टीम को लेके, लेकिन अब आप आज के मैच को, पहला चूंकि मैच खेलने जा रहे हैं, किस तरह से इस हवाले से बताएंगे? मैंने एक ट्वीट देखी है, वीडियो है, लेकिन जितना आपसे तासुर लिए जा रहे हैं कि सऊद, शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जो जाहिद महमूद है उनका डेब्यू हो रहा है। और कोई ऐसी स्टोरी तो नजर नहीं आई मुझे, लेकिन उस वीडियो से ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने प्लेयर्स को, जो नए प्लेयर्स हैं, उनको अपने होम ग्राउंड पे मौका नहीं देंगे तो फिर कहाँ देंगे। अच्छा है ये नए लड़के खेलेंगे, इसको उनको मौका मिलेगा आगे आने का। लेकिन मुझे बेग साहब की बात बड़ी पसंद आई, जो उन्होंने कहा कि अब जो क्राउड है वो इस चीज को महसूस करता है कि यार चलो थोड़ी बहुत तकलीफ है, क्योंकि हमारा एक इमेज जो है इससे अच्छा जा रहा है। और आप इस चीज को भी महसूस करें कि अब क्रिकेट पे ज्यादा बात होती है, सिक्योरिटी पे कम होती है बात। पहले होता था जी पाकिस्तान जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन और अब जो कराची में भी मैं देखता हूँ कि अब पहले वाला जो एक होता है ना कि खौफ के सारे रोड बंद कर देते, सब कुछ रहता था, वो चीज भी अब बेहतर हुई है आपके लाहौर में। मगर मेरे ख्याल से ज्यादा वो असल में सलीम भाई होता ये है कि सिक्योरिटी तो जरूरी है, लेकिन कभी कभार ना मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम दो के इदारे एहतियात के लिए करते हैं, थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो वो ज्यादा जो है ना वो थोड़ा सा कम से कम तंग करता है लोगों को। लेकिन अब यस काफी हद तक हम, और अभी पहले मुझे याद है जब शुरू में इंटरनेशनल क्रिकेट लाहौर आई थी और आईपीएल खासतौर पीएसएल जब पाकिस्तान लाहौर में हो रहा था, तो उस वक्त तकरीबन ये पूरा इलाका ब्लॉक नजर आता था। लेकिन अब एक जाने मैच चल रहे थे इंग्लैंड के और दूसरी जाने लिबर्टी का ट्रैफिक रवा दवा था, तो वक्त के साथ साथ चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुई हैं। अच्छा खालिद साहब, आप पाकिस्तानी टीम का जो हम 11 है वो तो डिस्कस कर रहे हैं, मोमेंटम कैसा आप देख रहे हैं? क्योंकि इंग्लैंड, कल नासिर हुसैन का मैं बाबर आजम के साथ इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि आप इंग्लैंड को जानते हैं, आप इंग्लैंड से फाइनल खेले हैं, आप इंग्लैंड से सीरीज खेले हैं, कितना जानते हैं हम उनके टेस्ट को लेकर? क्या हम टफ टाइम दे पाएंगे उनको? देखिए, इंग्लैंड की जो टीम है ना, टेस्ट क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। वो फिर ले आए मैकुलम को, उन्होंने उनकी टीम में बिल्कुल चेंज कर दी, उन्होंने स्टाइल ही चेंज कर दिया। एग्रेसिव स्टाइल होता है, वो टेस्ट मैच भी वनडे के स्टाइल में, कभी कभी T20 के स्टाइल में खेलते हैं, बहुत एग्रेसिव उनकी अप्रोच है। इसी वजह से आखिरी 7 में से 6 टेस्ट मैचेस जो है इंग्लैंड की टीम जीती है। तगड़ी टीम है, बहुत तगड़ी टीम है। और अब पता नहीं प्लेइंग 11 क्या होती है, ज्यादा चेंजेस अगर नहीं हुए, वही खेले जो उनके प्लेयर्स खेलते हैं रेगुलरली, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा उनको मुश्किल होगा काबू करना, क्योंकि हमारी जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस है इस साल 5 में से 1 ही मैच हम लोग जीते श्रीलंका। और सलीम भाई, टाइम कम है, फिटनेस की क्या रिपोर्ट्स है? सब फिट हैं प्लेयर्स हमारे? कोई गड़बड़ किसी के हवाले से? बिल्कुल फिट है, अभी उन्होंने खाना वाना खाए, कोई उनको मसला नहीं हुआ। मैंने बताया हम लोग तो आदी हैं ऐसी खानों के भी रहने के, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेयर्स जो है वो ठीक है और होपफुली अच्छा मैच होगा और एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह मैच अच्छा होगा और हमारे प्लेयर्स ठीक ठाक हैं, अल्लाह इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी ठीक ठाक ही रखे। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया, और जुल्फिकार आपका भी बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, आज पहला टेस्ट खेला जाना है रावलपिंडी में। पिंडी का फेमस पुलाव तो नहीं खा पाएंगे आप, शायद सिक्योरिटी की वजह से उसको बंद कर दिया जाए, जो बिल्कुल स्टेडियम के नीचे जो जगह है ना वहां पे वाक़ है, लेकिन इट्स ओके, आप खा के चले जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अच्छा पिचोहर साहब, एक तो कोई लाजमी नहीं है अंग्रेजी बोलना, मतलब अंग्रेजी हमारी कौमी जबान नहीं, उर्दू है, तो उर्दू बोली जा सकती है। फिर अगर बोल ही रहे हैं तो देख के ऐसे मॉनिटर पे, मतलब पता है ये ना क्लासरूम वाली चीटिंग, अंग्रेजी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप उर्दू में बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस तरह की मुश्किल में डाला जाता है कि उनसे अंग्रेजी में वो बाउंड कर लेते हैं खुद को, लेकिन कोई कंपल्जन नहीं है, आप उर्दू में आराम से बात कर सकते हैं। इन पर्सन भी जब भी मेरा चक्कर लगा ना जिना एयरपोर्ट का, मैं जरूर पिचोहर साहब को दूंगा। सो जस्ट डोंट टेक इट दैट वे जी, कोई इंसल्ट करना मकसद नहीं है, अंग्रेजी कोई म्यार नहीं है, म्यार अच्छा बोलना है और कंटेंट के मुताबिक बोलना है जिस भी जबान में, तो लाजमी नहीं है। लेकिन
इंटरेस्टिंग था, हमने कहा आपको दिखाते हैं जरा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बारी है हमारे सेगमेंट फैशन और फन की, जिसमें निम्रा नासिर आज हमें एक एग्जीबिशन में लेके जा रही है जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से कुछ स्टॉल्स हैं। तो देखते हैं आज का सेगमेंट फैशन और फन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निम्रा नासिर और आज मैं उन 82% पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट करूंगी जिनको मेरी तरह ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत क्रेज़ है। आपको तो पता है आजकल के दौर में वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फिर जॉब्स होती हैं, ये ना हो तो घर के काम इतने होते हैं कि फुर्सत मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर आप शॉपिंग करने का सोचो तो ये तो एक अजाब लगता है। इस तरह के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कन्वीनियंट रहती है। आज मैं इस जगह मौजूद हूँ जहाँ 80+ ऑनलाइन ब्रांड्स ने हिस्सा लिया है, जिसमें फैशन के साथ साथ फूड भी होगा। हम जगह एक्सप्लोर करेंगे और बहुत फन करेंगे। सो लेट्स कम विद मी। ये ब्रांड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, सब कुछ बहुत डिफरेंट है। हमारा ब्रांड का नाम है तराश और वी डू हैंड पेंटेड एक्सेसरीज, होम गुड्स भी हैं। वी हैव स्क्रंचीज, दीज आर सिल्क, ठीक है। और ये हैंडमेड है? हैंडमेड, सब कुछ हैंडमेड एंड ऑल सस्टेनेबल। वी हैव टोट बैग्स टू, दीज आर हैंड पेंटेड एज वेल। दिस इज करती तो वैसे मेरी मामा है, बट वी हेल्प देम एज वेल। You guys have sarees as well, right? Yes. We have this saree. This is our best-selling piece. These are all scarves, Okay. all hand painted and. Oh, this is hand painted as well. Yes. So really pretty, really pretty. Thank you. Achha, thank you so much. Can you please tell me how to approach you guys? Yes, we do follow us on Instagram and Facebook, guys. हमारा username है tarash.official. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी यहाँ से गुजर रही थी और आपके स्टॉल पे सब कुछ बहुत खूबसूरत है, बहुत कोजी, बहुत मजा आया देख के। बहुत आप शुक्रिया। मुझे कुछ असल में बताएंगे? जी सर्दियाँ आ रही हैं हाँ ना, जी, तो हाँ उसके जी, हिसाब बिल्कुल। से चीज़ें हैं। ये कैप्स हैं, ये सब हैंडमेड हैं। अच्छा, आपके पास बैग्स भी हैं? या ये बैग्स bags आपने हैं। खुद बनाए हुए हैं? जी ये बैग्स, इसमें जो ये काम है ये मैंने खुद किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये प्योर हाँ, वो लेदर तो- में है। जी जी। स्ट्रैप इसकी, इट्स ए बैकपैक। It was really nice talking to you. My Thank you. pleasure. बहुत क्यूट है, इसका नाम है टिंको एंड को। चलो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका ब्रांड बहुत डिफरेंट है, सब कुछ बहुत क्यूट है। ये हैंडमेड है सब? आपके पास कांटे भी हैं? देखिए आप, ये सब चीज़ें ये सब हैंडमेड है। साथ में हमारे पास टोट बैग्स हैं, ये गार्डन स्टिक्स हैं। ये देखें कुछ एक क्रिसमस के लिए हमने ये चीज़ें बनाई हैं। और ये सब ऐसी चीज़ें जो आप अपने घर में एज अ डेकोरेशन पीस भी क्रिसमस यूज़ नाम भी कर होता है, सकते फिर भी हैं। वॉल हैंगिंग में या फिर की चेन की तरह भी। अगर आपको अप्रोच करना हो तो किस तरह से करें? आप इंस्टाग्राम पे हमारा अच्छा। पेज लाइक कर सकते हैं, ठीक है। टिंकू एंड को का। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो आपके पास मुझे बहुत ज़्यादा हर तरह के कपड़े नजर आ रहे हैं, तो मुझे कुछ दिखाएंगे इनमें से? मैं दिखाती हूँ। बेसिकली ये सारे वेस्टर्न कट्स हैं, देयर ऑल वेरी ट्रेंडी। जो आपके इंटरनेशनल ट्रेंड चल रहे हैं वही सारे हम लोकली बनाते हैं। सब मेड इन पाकिस्तान है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे हमारे पास कॉर्ड सेट्स भी हैं कि आजकल जो बहुत चल रहा है कि मैचिंग सेपरेट्स होने sets, चाहिए, मैचिंग सेट्स होने चाहिए। जीन्स ऑल्सो अब तक सुबह से वी मोस्टली सोल्ड जीन्स बिकॉज पाकिस्तान में डिफरेंट बॉडी I टाइप्स know. होते हैं और उनके लिए जीन्स जीन्स के नीचे, कुर्ता के नीचे, हर चीज के नीचे हर चल चीज के नीचे। जाती है। और हमारी बॉडी टाइप्स के लिए कोई सही जीन्स हाँ जी, बनाता भी ऐसे नहीं है। है। जो हमारी डिजाइन टीम है वो खुद जाके कपड़ा खरीदती है, खुद वेंडर से डील करती है, खुद तो जाके estimate टेलर भी से। कितने लोग होंगे आपके ब्रांड? जो डिजाइन टीम है वो 2 लड़कियां हैं। ओके। हम बेसिकली तीन लड़कियों की टीम है। Thank you so much. It was really nice talking to you. Very nice talking to you. Thank you. आपने फिर कुछ खरीदा है? मैंने खरीदे, मैंने कैंडल्स ली है मुश्क से, उनकी कैंडल्स बहुत अच्छी हैं। और मैं एक्चुअली आई नो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स है जो कि मैं ऑनलाइन उनको फॉलो करती हूँ, मगर मैंने यहाँ आकर उनसे चीज़ें ली। ऑब्वियसली वो फिजिकली देख के ज़्यादा मजा आता है। एंड ऑल्सो इट्स अ नाइस फैमिली इवेंट। बहुत मतलब फैमिलीज ही ज़्यादातर आई हुई होती हैं इस बहुत तरह के इवेंट comfortable है, बहुत पे, ज़्यादा, और right? ओपन एयर है और रश नहीं है उस तरह से, तो इट्स अ नाइस प्लेस So टू you guys are enjoying, यस वी right? आर। थैंक यू सो मच। Thank you so much. It was Thank really you. nice talking to you. अच्छा, यहाँ पे मुझे कस्टमर नजर आई हैं और मैं अब बात करूँगी उन लोगों से जो यहाँ पे आके खरीद रहे हैं और उनका कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे आके चीजें खरीद रही हैं? हाँ जी, मैंने काफ़ी कुछ ज़्यादा वैसे एक्चुअली ले लिए। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? सब कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। लोकल ब्रांड्स यहाँ पे बहुत सारे आए हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए आगाही फैलाना है और बीमारी से लड़ने वाले मरीजों के अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एड्स का जो आलम है पहली मरतबा 1987 में मनाया गया और एक अंदाजे के मुताबिक अगर बात करें तो तकरीबन 33 मिलियन से जायद अफराद HIV से मुतासिर हैं और हर साल तकरीबन 20 लाख अफराद एड्स से मर जाते हैं। पाकिस्तान एशिया का दूसरा मुल्क है जहां एड्स का मर्ज तेजी से फैल रहा है और पाकिस्तान में 1.5 लाख से ज्यादा लोग HIV से मुतासिर, में ज्यादातर तादाद मर्दों की है। ये बड़ी खतरनाक बात है और दिलचस्प भी एक तरफ जो सूरत हाल सामने आ रही है। और आपको पता है इससे पहले कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ जाएं, इस्लामाबाद में बड़े केसेस पिछले दिनों में रिपोर्ट हुए, हम पढ़ रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के। उनसे जरा डिटेल्स भी ले लेते हैं और फिर प्रिवेंशन के हवाले से हमारी क्या तैयारी है। मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़े अलार्मिंग नंबर्स हैं, पाकिस्तान इज सेकंड इन एशिया और बहुत तेजी से एक इसमें इजाफा हो रहा है। और एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अवेयरनेस भी बड़ी कम है लोगों को। तो सर जरा हमें बताइए, वेयर डू वी स्टैंड और क्या हमारी तैयारी है इस बीमारी को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन के लिए एक ये प्लान आपको बताना चाह रहा हूँ कि एड्स जो था वो पहले एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में हैंडल होता था और ये सोशल स्टिग्मा जो होता था उसमें काफ़ी हद तक लोग इनको ज़्यादा उसकी तशरीह नहीं करते थे। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने इसकी जो है टेस्टिंग सबसे ज़्यादा इस वक्त की है। आपको अभी रिसेंटली इस्लामाबाद की टेस्टिंग के हवाले से बहुत सारी खबरें आई थी। मेरा ये कहना है कि ये इस्लामाबाद में एक सेंटर है जो कि पिम्स में है, वो मानसेरा, एबटाबाद और दूसरे मुल्का इलाकों को ये कैटर करता है। तो इसलिए वो इस्लामाबाद के खाते में आ जाता है कि जी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा केसेस निकले हैं। क्योंकि ये टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो नेचुरली केसेस भी ज़्यादा आएंगे। पहले तो ये टेस्टिंग होती ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा इसकी सोशल स्टिग्मा और लोगों की आगाही नहीं थी और लोग इसको बिल्कुल आइसोलेशन में इसको हैंडल करते थे। अब लिहाजा इस वक्त हमने टेस्टिंग भरपूर अंदाज में कर ली है। ठीक है, अच्छा मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि इसकी टेस्टिंग का मेयार क्या है, मतलब कब टेस्टिंग इसकी लाजमी होती है और क्या पेशेंट खुद से ही आता है या डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन होती है ऑन सर्टन सिम्टम्स? क्योंकि वही बात है आपकी कि केसेस मुझे लगता है बहुत ज्यादा हैं, रिपोर्ट कम हो रहे हैं और जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं। तो ये इस हवाले से जरा हमें टेस्टिंग के हवाले से बताइए। हमें टेस्टिंग जो होती है वो एक्चुअली क्या है कि 2-4 सिम्टम्स होते हैं कि बुखार हो जाए, बदन में दर्द हो जाए या आप ये देखें कि वॉमिटिंग हो जाए, तो उसमें HIV के पेशेंट जो होते हैं उनकी टेस्टिंग लाजमी हो जाती है और वो फिर उसमें वो तो होती टेस्टिंग है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपनी अवेयरनेस याद के ऊपर अपने आप को वो टेस्ट करवाते हैं और वो बाकायदगी के साथ इसमें वो हेजिटेट नहीं कर रहे आजकल। अब नौजवान तबका, पहले ये प्रॉब्लम थी, टेस्टिंग होती थी और अब तो हम बाकायदा जिस तरह से कोविड को हमने हैंडल किया ऐसे हम HIV को भी अब हैंडल कर रहे हैं। हम अपना एक पायलटिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बाहर आने वाले जितने भी ओवरसीज इमिग्रेंट, लोकल वर्कर जो इमिग्रेंट हैं जो कि मिडिल ईस्ट आते हैं, उनको भी बाकायदा हम उनकी भी टेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये इंशाल्लाह ताला कुछ ही अरसे के बाद एयरपोर्ट्स पे भी शुरू हो जाएगा। फिर उसके अलावा एक और इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं। वो ये इनिशिएटिव है कि हम बाकायदगी के आपके मीडिया के हवाले से पहली दफा हम मीडिया को अपना एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं कि हम इस कर सकें और मीडिया ने इसमें बड़ा सपोर्ट किया है। मुस्तफा साहब, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, हम चाहेंगे अब इन जो केसेस हमारे पास अभी आ रहे हैं, जिस तरह से हम इसकी रेशो पे बात करें कि बहुत ज्यादा हो रही है, क्या ऐसी चीज है जो ट्रिगर कर रही है इन केसेस को लेकर जो इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है और जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए ताकि ये केसेस इतने ज्यादा ट्रिगर ना हो? देखें, बात बड़ी सीधी सी है कि इसकी टेस्टिंग सबसे ज्यादा हो रही है। पहले ये टेस्टिंग नहीं होती, नंबर 1। ये है कि इसकी ट्रैकिंग कम होती
कम हो रही है। अब हम बाकायदा इसको डिजिटलाइज डेटा अपना बनाते हैं और हम बाकायदा इसमें अपनी इसकी ट्रैकिंग भी करेंगे। ठीक है, ट्रैकिंग बहुत है क्योंकि एक अगर कराची में HIV पॉजिटिव हुआ है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाता है। शायद अरुला की पूछने का सर मकसद ये था कि वजूहात क्या है। जैसे हम जिनसी बेरारवी की बात करते हैं, गैर जिनसी ताल्लुकात की बात करते हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात की बात करते हैं, नशा है, सिरिंज का इस्तेमाल है, क्या यही वजूहात हैं, कुछ और भी है? जी यही वजूहात है। ये वजूहात हैं। ट्रांसफ्यूजन आपको अल्लाह नेकी दे, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होती है, प्लस आप बार्बर शॉप पे जा रहे हैं तो वहां पे आप डबल ठीक है। और कैसा वन लास्ट क्वेश्चन इसके हवाले से, क्या अब भी ये लाइलाज ही है या हमारे पास सोल्यूशन है इसका? देखें, बात बड़ी सीधी सी है, क्योर नामुमकिन है लेकिन इलाज जरूर है, इसकी ट्रीटमेंट है। ठीक है, जैसे आप इसको हैंडल कर रहे हैं दवा के साथ, ऐसे ही आप इसकी दवा के साथ अपनी ट्रीटमेंट करते रहेंगे। ठीक है, और आप तब इसका इलाज हो सकता है। मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ना कोऑर्डिनेटर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इनसे हम बात कर रहे थे एड्स के हवाले से। जी केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और इस पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास एक मैं अवेयरनेस के लिए बताना चाहता हूँ, जो लोग दांतों का ट्रीटमेंट करवाते हैं खास तौर पे, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उसमें भी आपका खून इन्वॉल्व, ब्लड होता है और स्टेरिलाइज होने चाहिए। फिर इसी तरह से शेव जब करवाने जाते हैं तो ये बहुत एहतियात की जरूरत है इसमें, और एड्स के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के तेज तरीन आदमी से आपको मिलाते हैं, यानी कि वो जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ते हैं। बिल्कुल आपकी मुलाकात हम कॉमनवेल्थ फाइनलिस्ट शजर अब्बास से करवा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया दुनिया भर के सामने। और रिसेंटली हम अगर बात करें तो वो ईरान के अंदर जो इनाम रजा कप है उसमें पाकिस्तान के लिए 200 मीटर्स में गोल्ड जीत कर आए हैं। कौमी एथलीट, कौमी इनका एजाज इनके पास है, सबसे ज्यादा तेज है पाकिस्तान में। ये एजाज मुसलसल दूसरे साल अपने नाम कर रहे हैं और उन्होंने जो 100 मीटर है उसको 10.43 सेकेंड्स के मुताबिक उसमें रेस करके पहली पोजीशन हासिल की है। और इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए हम शजर द रियल नेशनल हीरो से आपकी मुलाकात करवाते हैं। शजर, वेलकम टू एक्सप्रेसो। बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे आए हैं और आपको देख के, एक तो कॉमनवेल्थ में तो बहुत ही अच्छा लगा था और यहाँ पे तो बहुत फख्र का मोमेंट है। कैसा रहा ये सफ़र आपका अब तक? जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल। तो अभी ट्रेनिंग जारी है तो इंशाल्लाह मजीद भी पाकिस्तान का ऐसी नाम रोशन करेंगे दुनिया में इंशाल्लाह। तो बस मेहनत जारी है। अभी रिसेंट जो आपने इनाम रजा कप में गोल्ड मेडल जीता, इस हवाले से बताएं, वो कैसा एक्सपीरियंस था? जी, मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट इंटरनेशनल टूर में मैंने गोल्ड लिया, तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। मेरा पहला टूर था, पहले टूर में मैंने गोल्ड पाकिस्तान को दिया। तो कितने ममालिक इसमें शामिल थे? सिर्फ ईरान के एथलीट थे? नहीं, 7 कंट्री थी। अच्छा, इस्लामी कंट्री थी, तो 7 इस्लामिक कंट्रीज में यू बीन द टॉप। जी। इसके बावजूद जो एक एथलीट होता है वो हमेशा एफर्ट कर रहा होता है। आपका जो मौजूदा रिकॉर्ड है, जो कि नेशनल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, और 200 का भी आपने अपना रिकॉर्ड बेहतर किया, उसके बावजूद ख्वाहिश क्या है? जी, इंशाल्लाह अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है 2023 में। पहले तो पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करूँगा, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी कोशिश है पाकिस्तान को अच्छा दूँ। उसके बाद 2024 में ओलंपिक्स है पेरिस, तो इंशाल्लाह उसके लिए क्वालिफाई करना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना। इंशाल्लाह ओलंपिक्स की तैयारी हो रही है, तो तैयारी में ट्रेनिंग किस तरह से हो रही है शजर? जी, ट्रेनिंग मेरा कैंप लगा इधर PSB में, तो मेरे कोच साहब मेरे साथ ही हैं, तो इंशाल्लाह उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, आप वैसे पतोकी से हैं आपका ताल्लुक और अभी आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, कितना टाइम? ऑब्वियसली दौड़ना और तेज तरीन दौड़ना बहुत मुश्किल काम है मुझे लगता है, उसके लिए आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। लाहौर से पत्तों की दौड़ के हाँ, ये भी मैंने सवाल लिखा। तो ये बताएं, ये जो तेज दौड़ने की प्रैक्टिस है, कितना आप रोज भागते हैं और अपनी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग करते हैं? जी, एक स्प्रिंटर जो होता है एक तो नेचुरल होता है, ये कुदरती अच्छा, ये नेचुरल होता है जी। ओके। और उसके बाद जो थोड़ी बहुत कमी होती है वो कोचेज निकाल लेते हैं। तो मैं रोजाना 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, ट्रैक के ऊपर, और जिम भी करता हूँ। तो मेरा सवाल ये था कि सिर्फ जो एक स्प्रिंटर के लिए क्या ज्यादा फोकस इसी पे है कि वो अपनी जो रनिंग कैपेसिटी है, स्टेमिना है, स्किल है, उसको बेहतर करे, या जिम वगैरह बाकी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है एज अदर स्पोर्ट्स? जी, दूसरी चीजें भी उतनी इंपॉर्टेंट, डाइट का ख्याल रखना है, स्पाइसी चीजें नहीं खानी, ये इन सब चीजों के साथ मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो आप गोल्ड जीत कर आए, पहला इंटरनेशनल टूर था, घर वाले जो इर्द गिर्द इलाके के लोग थे वो कितने खुश हुए, कैसा वेलकम हुआ आपका? जी, सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि इलाके का नाम रोशन किया है, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वेलकम कैसे हुआ?
ढोल ढोल लेकर शोल आए? बजाए को पंगड़े हाँ, पंगड़े। ढोल वगैरह लेके आए थे? जी जब एयरपोर्ट आया था तो सब ने वेलकम भी किया। हम आ तो नहीं सके, लेकिन हम भी उतना ही खुश थे जितना आपके घर वाले खुश थे, बिकॉज आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट करियर में किसकी रही, जिसने आज शजर को शजर बनाया है, जिसको आप क्रेडिट दे सकते हैं? जी कौन? सबसे ज़्यादा मुझे मेरे बड़े भाई ने सपोर्ट किया है। अच्छा, वो खुद खेलते हैं? नहीं, वो वार्डन में है। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। उसके बाद मेरे कोच साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, और मेरी नानी और नाना अबू जो कि आज मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ तो उनकी वजह से खेल रहा हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। चलिए, हमारी दुआएं उनके लिए भी। और दूसरा हमें ये भी बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जो इसकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, आप डिपार्टमेंट के लिए भी खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल की हैं या हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जी देखा जाए तो पाकिस्तान में फैसिलिटी बहुत कम है जी। इधर अपने सर पे जो करना है खुद ब खुद ही करना है, बस इधर कैंप मिल जाता है, उसके अलावा ये कोई नहीं फैसिलिटीज़ देते। अच्छा। तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे लोग वर्ल्ड पे दी जाती हैं प्लेयरों को फैसिलिटीज, अगर दी क्या जाए तो एक्सपेक्ट करते हैं आप बीइंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आपको क्या क्या होना चाहिए? किस तरह की आपके लिए? फैसिलिटीज मिलनी कैसी चाहिए? facilities? जी उनके पास फिजियो डॉक्टर अच्छे हैं, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। हमारे कोच ही हमारा फिजियो है, वो भी डॉक्टर है। मतलब एक कोच नहीं सब कुछ करना इधर, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप जिस डिपार्टमेंट के लिए खेलते हैं ऑब्वियसली वो तो आपको सपोर्ट करता है, दीगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से या ओवरऑल कोई और स्पॉन्सरशिप्स वगैरह कोई भी ऐसी हेल्प नहीं है आपके लिए? जी फिलहाल तो कोई नहीं, बस जी मार्मर का मुझे स्पॉन्सर मिला है। अच्छा। तो उसके अलावा मुझे कोई भी नहीं। मतलब बाकी कैंप जैसे दूसरे प्लेयरों को मिल जाता है वैसे हमें भी मिल जाता है। आपकी भी वही स्टोरी है और वही तवज्जो है, जो हर अच्छे एथलीट्स की चैंपियन की स्टोरी है। बहरहाल आप चैंपियन तो हैं और ये आप अपने साबित किया है कि माशाल्लाह आप हैं। इन दी एंड कुछ भी आप कहना चाहें, आप हमारे हीरो हैं और बहुत सारे लड़के आपको देख रहे होंगे पूरी कौम। यस, नहीं जैसे क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे अगर दूसरी गेमों को भी किया जाए तो हम दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरे जैसे कई एथलीट हैं जो पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत हमें फख्र है। अल्लाह करे आप जो आप करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं, हमें पता है इंशाल्लाह आप जरूर करेंगे। तो कहते हैं ना जीत जो है ना वो आप विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं। ही इज अ हीरो। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पता नहीं कब जागेगा, लेकिन कौम बहरहाल आपकी जो सलाहियतें हैं उसको मानती भी और खैराज तहसीन पेश करती है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। फोटो खिंचवाएंगे अभी, उसके बाद जाएगा क्रिकेट की जानिब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अहम खबर और बड़ी खबर, इनफैक्ट पाकिस्तान में अहम तैनातियां हुई, आपको मालूम है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको मालूम है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साइद शमसाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपना चार्ज संभाल चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकातें भी हो गई हैं, इन्हें एक तमन्नाओं का इजहार भी हुआ है। गुज़श्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से इस नई अस्करी लीडरशिप की अलग अलग मुलाकातें हुई, सलामती की उमूर पर गुफ्तगू भी हुई और ब्रीफ भी किया उन्होंने यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को। इमरान खान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है और साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी जानिब से भी पैगाम आया है। वो ट्विटर पर आए, नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद दी और साथ ही कायद आज़म का एक कोट शेयर किया, उसका स्क्रीनशॉट, जिसके मुताबिक मिलिट्री लीडरशिप को मिल्लत और रियासत के दरमियान एतमाद बहाल करने का कहा। और उसके साथ साथ उन्होंने इस जानिब भी इशारा किया कि फ़ौज का अमल दखल नहीं है आईनी मामलात के अंदर, उसका ताल्लुक सिर्फ सिक्योरिटी से है। और इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज महदूद रहे इस पर अमल करते हुए, जिस पर उन्हें कुछ सहाफ़ियों की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि जब आपको फ़ौज सपोर्ट करी थी आपने ये बात तब क्यों नहीं की। खैर आगे देखते हैं कि इस मामले पे क्या सूरत हाल सामने आती है। दूसरी जानिब जो तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जो पॉलिसी शिफ्ट है वो भी नज़र आ रहा है तालिबान की तरफ से भी, और अब शायद पाकिस्तान को भी इस हवाले से अपना रद्द अमल देने की ज़रूरत पेश आएगी। इसके साथ साथ हम अगर इससे पहले अमेरिका तहरीक इंसाफ की चूँकि बात करें थे, तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली की जानिब भी तहरीक इंसाफ फोकस नज़र आती है। अब इतलात ये हैं कि फवाद चौधरी नवंबर में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से 2 मुलाकातें कर चुके हैं। एक तो परसों एक अपडेट आ रही थी और फिर उसके अलावा भी एक मुलाकात का इतराफ़ भी उन्होंने किया है। सो अब फवाद चौधरी कहते हैं कि तो मामूल की मुलाकात है जो हम करते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान के सियासी फैसले, पंजाब का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। पीटीआई ने मुशावरत का सिलसिला तेज कर दिया है। हर सूरत सूबाई असम्बलियां तहलील करने के ऐलान किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली को बचाने के लिए कानूनी और सियासी जंग के लिए कमर कस ली है। वजीर कानून आजम नज़ीर तार को दोबारा मैदान में उतार दिया गया है, जबकि आसिफ अली जरदारी से भी मदद मांग ली गई है। इतलात आ रही है जी कि बाजी पलटने के लिए पीटीआई की 5 खवातीन एमपीएस समेत 25 अरकान को पंजाब असम्बली की तहलील की मुखालफत के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, अहम तैनातों के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार कामरान यूसुफ मौजूद है। कामरान, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग।
बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो तैनातियाँ हुई हैं और इसके बाद हमारी आपसे चूँकि बात नहीं हो सकी, हम चाहेंगे कि आप इसको किस तरह से देखते हैं और तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के माजी में एस्टेब्लिशमेंट से कुछ अच्छे जो कह लेना एंड नोट कुछ अच्छा नहीं हुआ था और अब नई अस्करी क़यादत के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, आपको लगता है कि वो बहाल कर पाएंगे और जिस तरह से उन्होंने ट्विटर मैसेज अपना दिया? देखें, सबसे पहले जो आपने तैनातियों की बात की और वो भी आर्मी चीफ की तैनाती, एटलीस्ट अब जब ये अपॉइंटमेंट हो गई है तो मुल्क के अंदर जो अफवाहें उससे पहले गर्दिश कर रही थी कि कौन आर्मी चीफ होगा, क्या आर्मी चीफ हुकूमत जो है प्रिवेल कर पाएगी या जो आउटगोइंग जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा वो अभी भी एक्सटेंशन चाह रहे हैं या वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट इस राउंड की हद तक मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है उसने प्रिवेल किया है। जिनको वो आर्मी चीफ लगाना चाहते थे उनको उन्होंने आर्मी चीफ लगाया और बावजूद इसके कि इमरान खान साहब दबाव बढ़ा रहे थे, क्योंकि ये भी ढकी छुपी बात नहीं है, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इनकी इनिशियली वो मुखालफत कर रहे थे और ये बात भी किसी हद तक अब दुरुस्त साबित हुई है कि ये जो लॉन्ग मार्च था उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक इस तैनाती के साथ था। जैसे ये तैनाती हुई उसके बाद उन्होंने अपना जो लॉन्ग मार्च है उसे वो कॉल ऑफ कर दिया। जहां तक बात है कि इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जो पहले जो बिल्कुल ये सेम पेज पर थे और फिर जब उनको तहरीके अदम एतमाद के जरिए निकाला गया तो उसके बाद उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने खराब हुए कि इमरान खान साहब नाम ले लेकर जिन पर उनको शक था वो टारगेट करते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो मेरा जो ख्याल है कि ये जो नए आर्मी चीफ आए हैं कम से कम, और गवर्नमेंट का भी एक वजह कि जो उन्होंने अपॉइंट किया है वो अपने आप को बिल्कुल डीटैच करेंगे, क्योंकि बाजवा साहब के साथ जो भी इमरान खान साहब की कहीं ना कहीं टसल थी, एक व्यू ये भी था कि कहीं ना कहीं स्टिल बाजवा साहब उनको कोई कंसेशन देने के चक्कर में थे या उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन ये जो आर्मी चीफ आए हैं मुझे लगता है कि ये अपने आप को कंप्लीटली फरावाइल डीटैच करेंगे, उनका फोकस जो होगा वो इनवर्ड होगा कि इदारे के अंदर और खास करके जो आर्मी का जो इमेज है उसको बहाल करने के ऊपर इनका ज्यादा तवज्जो होगी। ये इस बारे में जो कि बहुत बात हो चुकी है, तो मैं जरा जो आगे क्रिटिकल सब्जेक्ट है वो टेररिज्म के हवाले से है। आपने इस पे लिखा भी है, आज स्टोरी भी की है, और जो जंग बंदी का मुआहदा उसके खात्मे के बाद, और हमें कुछ तशवीश भी लाक है चूंकि सरहद हमारी मशरकी सरहद और मगरबी सरहद दोनों ही वहाँ पे हालात कुछ अच्छे नहीं है। खासतौर पे हम अगर अफगानिस्तान की जानिब चले जाएं तो सूरत हाल बेहतर नहीं है। एक तो आप किस जानिब जाता देख रहे हैं सूरत हाल को, और क्या वाकई जैसे आपने इसको पॉइंट आउट किया कि शायद नई अस्करी क़यादत से कोई कंसेशन चाहिए तालिबान को, इसलिए इस तरह का थोड़ा सख्त लाइन ली जा रही है, या फिर इसके मकासद कुछ और है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कामरान। देखें, जहां तक ये कदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मामला है, ये अगर आप देखें तो बहुत से लोगों का ये कंसर्न था कि जब हम इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, इन्होंने सीज फायर भी किया था कि माजी में इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हमेशा इन्होंने सीज फायर को इस्तेमाल किया अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, और वही हुआ कि सीज फायर हुई, कुछ अरसे के लिए उनकी तरफ से अटैक्स बंद हुए, लेकिन एक दफा से फिर हम देखते हैं कि इन अटैक्स में शिद्दत आ गई है। जो हालिया जो शिद्दत आई है और जो टाइमिंग है इसकी कि जब इन्होंने सीज फायर कॉल ऑफ की है, तो एक जो व्यू है वो ये हो सकता है कि जो चेंज ऑफ कमांड हुई है, क्योंकि डेफिनेटली जो नए आर्मी चीफ हैं या जो आर्मी है उनकी लेजिटिमेट कंसर्न सिक्योरिटी को देखकर करें तो उसमें उनका मेजर इनपुट होगा जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी। तो ऐन मुमकिन है कि जो टीटीपी ये चाह रही है कि जो नई क़यादत आए वो कोई पॉलिसी शिफ्ट ना लाए। मसलन अभी तक तो हम मुज़ाकरात खेल रहे थे, तो हो सकता है कि जो नई क़यादत आए आर्मी की वो गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करे कि बहुत हो गए मुज़ाकरात, हमें दूसरे ऑप्शंस पे जाना चाहिए। ये एक इसका पहलू हो सकता है। लेकिन दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में ये एक रिव्यू बहुत जरूरी है भी, क्योंकि जब तहरीके अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ आई और गवर्नमेंट चेंज हुई, लेकिन जहां तक अफगानिस्तान की पॉलिसी थी, जो टीटीपी की पॉलिसी थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और मुझे लगता है कि सिविलियन गवर्नमेंट ने सिंपली जो माजी की पॉलिसी थी उसको ऑन किया, और अब जब ये तब्दीली आ गई है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो नए आर्मी चीफ हैं, क्योंकि वो डीजी ISI भी रहे हैं, डीजी MI भी रहे हैं, तो वो जो इंटरनल सिक्योरिटी है और जो एक्सटर्नल डायनामिक्स हैं अफगानिस्तान और टीटीपी उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो डेफिनेटली there will be a review on TTP as well as on Afghanistan। जिस तरह से कामरान अभी आप सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बात करें, हमने इसके बाद पॉलिटिकल साइड पे भी जाना है, लेकिन उससे पहले हिना रबानी खर साहब के साहिबा के दौरे के हवाले से भी बात कर लें। उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया है, कुछ मुलाकातें भी की हैं। इस दौरे के हवाले से आप हमें क्या मजीद अपडेट कर सकते हैं? मकासद क्या हो सकते हैं, और जो सरहद पार दहशत गर्दी है इसके खात्मे के लिए किस तरह से इनिशिएट किया जा सकता है मजीद इस दौरे को लेके?
आई थिंक ये दौरा, एक तो जब से ये गवर्नमेंट आई कोalition PDM की, ये पहला दौरा है उनके वजीर की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर। इसकी दो सिग्निफिकेंस है। नंबर वन, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि एक तो TTP की तरफ से सीज फायर का खात्मा, उसके अलावा जो सिक्योरिटी जो सिचुएशन है अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा आई थिंक इसका जो सिग्निफिकेंट पहलू है कि गवर्नमेंट ने जो फैसला किया कि हिना रब्बानी घर को वहां पे भेजें, ये पहली खातून वजीर हैं किसी भी मुल्क की जिन्होंने काबुल का विजिट किया है जब से तालिबान वहां पे आए हैं। तो मैसेज पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान को भी कंसर्न्स हैं, खवातीन के हकूक की बात हो, लड़कियों की तालीम की बात हो, तो हिना रब्बानी घर को भेज के अफगान तालिबान को ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है या जो बाकी ताकतें हैं उनके साथ बिल्कुल अलाइन है। अगर आपने एंगेज करना है तो आपको इन चीजों के ऊपर कंसेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। जल आसिम, इससे पहले भी बताओ, DGISI DGMI काम कर चुके हैं और उनका करियर बड़ा एक ब्राइट करियर है, वी नो, लेकिन आप चूंकि मिलिट्री डिसीजंस को, एस्पेक्ट्स को एंड देन फॉरेन पॉलिसी को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं अपनी जर्नलिस्टिक अप्रोच को लेकर, तो आप किस जानिब अब जाता देखते हैं? क्या मिलिट्री अप्रोच, जैसा कि आपने कहा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, क्या वाकई कर सकते हैं? एक इसका पहलू यह है, और क्या आपके ख्याल में करनी चाहिए भी जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है? चूंकि पाकिस्तान थोड़ा सा ऑफ अप्रोच नहीं रही पाकिस्तान की इस तरफ, पाकिस्तान को सुबकी हुई, हालांकि पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया पीस कीपिंग के लिए, बड़ी एफर्ट्स की और पाकिस्तान एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि तालिबान के आने के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये तो यकसर हमें जिसे कहते हैं 360 चेंज मिला रवैयों के अंदर तालिबान की तरफ से। तो आप इस पर जरा अपनी राय दीजिए। आई थिंक उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो पाकिस्तान की तवक्कुआत थी जब अफगान तालिबान आए, और पाकिस्तान ने जो TTP के मतलूबा अफराद थे जैसे ही तालिबान आए उनको वो फहरिस्त भी दी, और पाकिस्तान की शायद ये तवक्को थी कि कम से कम जो अफगान तालिबान हैं वो TTP को अपने इलाकों में जगह नहीं देंगे या कम से कम उनको वहां से निकाल देंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए मसाइल तब बढ़े जब अफगान तालिबान ने ये करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारा जो इस वक्त बड़ी तरजीह है वो दाइश और जो दूसरे ग्रोह हैं, TTP क्योंकि हमारे साथ मिल के अमरीकियों के साथ लड़ती रही है, तो हम ये कर सकते हैं कि अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करके आपके इनके साथ मुज़ाकरात करवा सकते हैं, आपके साथ इनकी सुलह करवा सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था और पाकिस्तान ने उसको एक्सरसाइज किया। अब ये जो भी ऑप्शन था इसके अंदर भी थोड़े डिफरेंसेस मौजूद थे। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर फॉरेन ऑफिस को या अफगान अमूर को लोग देखते थे, वो कहते थे कि अगर हमने मुज़ाकरात करने भी हैं तो बरह रास्त TTP के साथ मुज़ाकरात ना करें बल्कि अफगान तालिबान के जरिए करें। लेकिन उस वक्त की जो मिलिट्री क़यादत थी, जो जनरल बाजवा थे, जो DGISI थे, उन्होंने इस एडवाइस को नहीं माना और उन्होंने बरह रास्त मुज़ाकरात किए। अब मुझे जो लगता है कि हो सकता है कि मुज़ाकरात कभी दरवाजे बंद नहीं होते, पाकिस्तान बरह रास्त मुज़ाकरात ना करे और वो जो पॉलिसी थी कि आप इनडायरेक्टली अफगान तालिबान के जरिए पैगामात भिजवाएं या बातचीत करें, ये उसमें शिफ्ट आ सकती है। बाकी ये ऑप्शन मौजूद है क्योंकि हम जो गेन किया था टेररिज्म के खिलाफ वो उसको जाहिर है कि अनडू तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा और नई जो क़यादत आई आर्मी तो बैठ के जो है आई थिंक ये स्ट्रेटजी को रिवाइज करेंगे। ठीक हो गया कामरान। दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इमरान खान साहब ने जो सूबाई असम्बलियां छोड़ने के फैसले की बात करें तो इमरान खान साहब ने एक टफ टाइम तो दिया और हुकूमत के लिए थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन भी बना दी है। बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शोशा है, इसको इन्होंने इतना डेफिनेट या इम्प्लीमेंट नहीं होगा इसके पर। आपको लगता है कि हुकूमत इस हवाले से कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बना सकी क्योंकि इमरान खान साहब जो इस पर मशावरत करेंगे उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे? आई थिंक जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो तो एक तो मुझे तो पता है कि बेशक ये बिलावल साहब जो बयान दें या बाकी जो हुकूमती वुज़रा हैं, ये ज़्यादा कि पब्लिक पोस्चरिंग होती है। असल में कहीं ना कहीं वो इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरा, जहां तक इमरान खान साहब की बात है कि क्यों लोग उनके इस बयान को सिर्फ धमकी समझते हैं, वो समझते हैं कि वो यू टर्न ले लें क्यों, अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। दूसरा ये है कि जब से उन्होंने ये ऐलान किया था उसके बाद से अब तक काफी दिन हो चुके हैं। होना तो यही चाहिए था कि इनको फौरी तौर पर, अगर वो वाकई संजीदा थे, वो अपने चीफ मिनिस्टर्स को कहते कि वो असेंबली रिजॉल्व कर देते। मेरा जो अपना मानना है कि अगेन ये इमरान खान साहब ने एक टैक्टिकल मूव किया है कि ये ऐलान करके, क्योंकि आपको ये पता है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल हैं, जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो गवर्नमेंट के अलावा भी अगर एस्टेब्लिशमेंट को भी देखें तो वो समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है मईशत को किसी ठिकाने लगाना, IMF के को बहाल करवाना।
इमीडिएट अगर इलेक्शंस होंगे तो मजीद हालात खराब होंगे। लेकिन तो शायद इमरान खान साहब को लगता है कि मैं एक बात कर लूं, इमरान खान साहब को ये लगता है कि अगर वो ये थ्रेट देंगे तो हो सकता है कि उनका जो नए आर्मी चीफ आए हैं, नई जो अस्करी क़यादत है, उनके साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ओपन हो जाए। ये फिलहाल मुझे इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी लगती है। ये भी इंटरेस्टिंग है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी कल एक मूव किया है। पंजाब में अप्रैल के अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया कि बल्दियाती इंतखाब कराएंगे। तो आई थिंक ये बिल्कुल अच्छी पॉलिटिकल मूव नहीं होगी अगर पीटीआई पंजाब बल्दियाती इंतखाब से पहले दे दे या छोड़ दे। ये दोनों सूरतों में अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब है कम से कम अप्रैल तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं करने वाली पीटीआई, ऐसा लगता है कल के इस फैसले से। देखें इमरान खान साहब को भी पता है कि फर्ज करें कि वो केपी और पंजाब हुकूमतें छोड़ देते हैं, असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं। आपको पता है कि अब जो आइन के तहत वहां पे केयर टेकर सेटअप आता है, और केयर टेकर सेटअप आता है ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट होती है आउटगोइंग उनके ताबन से। और ये बहुत बड़ा आपको एडवांटेज होता है कि जब इलेक्शंस में जाएं और आपकी हुकूमतें हों, पंजाब डिसाइड करता है कि अगला कौन हुकूमत बनाएगा। तो इसलिए उनके लिए इतना आसान फैसला नहीं होगा, बावजूद इसके कि वो पॉपुलर हैं। अगर वो पंजाब की हुकूमत पहले छोड़ देते हैं और बेशक अर्ली इलेक्शंस भी हो जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ एडवांटेज जो फेडरल गवर्नमेंट को या पीएमएलएन को मिल जाए, क्योंकि वो उनके लिए मैदान खाली छोड़ देंगे। तो आइडली सिचुएशन तो यही है कि इमरान खान साहब उस वक्त जो असेंबलियां छोड़ें जब वाकई में एक इलेक्शन की डेट आ जाए। अगर उससे पहले छोड़ते हैं तो जाहिर है कि फिर चीजें बहुत सी मुश्किल से दो चार हो जाएंगी। तो यही वजह है कि अभी तक वो ऐलान जरूर किया है, लेकिन उस थ्रेट को अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे क्योंकि वो मुख्तलिफ अपने ऑप्शंस जो हैं अभी भी उनको देख रहे हैं। इमरान खान साहब अभी अपने मुख्तलिफ ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं। ये सिर्फ थ्रेट है, अभी इस पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एंकर और तज्जियाकार। वेरी मच कामरान कि आपने हमें ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे और अभी तक जो सिचुएशन आपके सामने, इस पर हम मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बारी हमारे सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब की, जिसमें वकार अहमद मलिक आज हमें एक नायाब किताब दो दुनियाओं का शहरी, जिसका उर्दू तर्जुमा हुआ है, उस हवाले से बता रहे हैं। तो देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। एक्सप्रेसो किताब में जिस किताब का चुनाव आज हमने किया है वो बड़ी बाकमाल किताब है। हमारी कोशिश होती है कि आप तक अच्छी अच्छी किताबें पहुंचाई जाएं। ऐसी किताबें जो कि कहीं माजी के गर्द में दफन होगी, या ऐसी किताबें जिनका कंटेंट जो है वो इतना गैर मामूली है कि उस पे वक्त जो है वो तो कुछ नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर है कि कभी कभी वो किसी माजी के गर्द में दफन हो जाती हैं। ऐसी ये किताब है दो दुनियाओं का शहरी, जो दोबारा पब्लिश हुई है और उसको उर्दू तर्जुमा किया गया। कर्नल मोहम्मद अताउल्लाह की ये तसनीफ़ है जो कि अंग्रेज़ी में थी, और अब इसका तर्जुमा आया है दो दुनियाओं का शहरी। मकीन एहसन कलीम साहब ने इनका तर्जुमा किया, कमाल तर्जुमा किया। किताब बहुत गैर मामूली है, बहुत सारी कहानियाँ हैं इसमें, और ये किताब पढ़ते हुए जो आपको एहसास होता है, पहला एहसास, इसका पहले एक दो चैप्टर पढ़ने के बाद पहला जो आपको एहसास होता है वो ये होता है कि ये किताब क्यों कर माजी की गर्द में दफन हो गई। इतनी बड़ी किताब कैसे माजी की गर्द में दफन हो गई। अब ये वो एहसास है जो मुझे हुआ, और यकीनन ये आपको भी होगा। मोहम्मद हसन महराज ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला इस पर लिखा है कि गार्डवन आस्टन के करीब एक पहाड़ी है जिस पे केटू पर परछाइयाँ नहीं पड़ती। सूरज निकलने की सूरत में इस मकाम पर खासी धूप भी चमकती है और फूल भी खिलते हैं। चढ़ाई से पहले गिलकी अक्सर यहाँ वक्त गुजारा करता था। अपने घर लिखे गए ख़त में उसने इस जगह का जिक्र इन अल्फाज में किया था, मुझे इससे ज़्यादा मुसरत कहीं और हासिल नहीं हो सकती। गिलकी का इस हवाले से रेफरेंस है कि कर्नल मोहम्मद अताउल्लाह 1953 की जो केटू की एक्सपीडिशन थी उसमें गिलकी के हमराह थे एज एन ऑफिसर, लेकिन गिलकी जो है आपको मालूम है कि 8 गिलकी उसमें उनकी डेथ हो गई थी। और अभी भी गिलकी मेमोरियल जो है केटू में, जहाँ पे आप बहुत सारी वो तख्तियाँ देखते हैं माउंटेनियर्स के हवाले से जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनके नीचे जो यादगार है उसको गिलकी मेमोरियल इसी हवाले से कहते हैं, गिलकी के हवाले से। गिलकी जो थे 1926 में पैदा हुए और 1953 में उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। और वो एक अजीब व गरीब स्टोरी है कि उनको वो जो है वापस, उनके जो दो दोस्त थे उनको वापस ला रहे थे, उन्होंने रैप अप किया हुआ था और उसके बाद अचानक वो बिल्कुल गायब हो गए। इस पे दो चीज़ें हैं कि शायद किसी एवलांच की जद में आई, या दूसरा है कि उन्होंने ख़ुद अपने आप को हवाले कर दिया मौत के, ताकि मेरे ये दो साथी जो हैं ये बच जाएँ केटू पे। बट अगेन इस पूरी स्टोरी की जो डिटेल है, गिलकी की स्टोरी की डिटेल, वो आपको इस किताब में मिलेगी, दो दुनियाओं का शहरी। इससे हट के ये बहुत बड़ी एक अदबी किताब इस हवाले से है कि कर्नल मोहम्मद अताउल्लाह का जो बचपन है और जिस तरीके से उनकी तरबियत की गई, जिस तरीके से उनको तालीम दी गई, वो बहुत हैरान कुन है। वो बिल्कुल भी एक गैर रवायती सी तालीम है। वो कहते हैं कि अब्बा के पढ़ाने के तरीके कुछ ऐसे थे कि इर्द गिर्द का शोर भी मेरी तवज्जो
किताबों से ना हटा सकता। मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो को काम पर मरकूज करना और बाकी सब कुछ नज़रअंदाज कर देना सीखा था। अब्बा मुझे सारा काम खुद करने पर मजबूर करते थे और सिर्फ मुख्तसर हिदायत देते थे। हाँ, अशद मजबूरी की हालत में किसी गुत्थी को सुलझाने में मदद भी देते थे। अगर मैं किसी ऐसे मरहले पर पहुंच जाता जहाँ तमाम रास्ते बंद नजर आते तो उनका इसरार होता कि अपना रास्ता मैं खुद तलाश करूं। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाता तो इस वक्त तक उसके मानी न बताते जब तक पहले मैं खुद पूरी लुगत न छान मारता। अच्छा, ये इसमें एक बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि इन्होंने अपने अब्बा और इनकी अपनी अम्मी की जो शख्सियत का नक्शा खींचा है, ऐसे लगता है जैसे वो कोई माहिरीन नफ्सियात थे जिन्होंने अपने बच्चे की तरबियत इस तरह की, बहुत ही गैर रवायती। अब मसलन एक जगह लिखते हैं कि मेरे लिए कभी पूरे साल का निसाब मुकर्रर नहीं किया गया, ना कभी मेरा इम्तिहान लिया जाता। मैं जैसे ही किसी मजमून की एक किताब पढ़ लेता उसकी अगली किताब दे दी जाती। इस तरह मुख्तलिफ मज़ामीन के मुताला के लिए अलग-अलग औकात भी मुकर्रर न थे। मैं जिस किताब में ख़ास दिलचस्पी महसूस करता जब तो ये जो बच्चा है यानी कर्नल मोहम्मद अताउल्लाह का जो बचपन है वो बहुत ही गैर रवायती है और यही जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, ये तजर्बात का जो तनव्वु है वो इस किताब में आपको नज़र आता है। कमाल किताब है। इसका पेश लफ्ज़ जो है वो लुइस थॉमस ने लिखा है। उन्होंने कहते हैं कि ये किताब महज एक इंसान के तजर्बों की वलवला अंगेज़ रुदाद नहीं जिसने गैर मामूली ज़िंदगी गुजारी है, बल्कि आलमगीर बैनुल अक़वामी कशीदगी और नस्ली और मजहबी मुनाक़शात के मौजूदा दौर से मुतल्लिक ये एक अहम दस्तावेज़ भी है। मोहम्मद अताउल्लाह वाकई दो दुनियाओं के शहरी हैं। उनकी ज़ात ने इसका एक और सबूत मुहैया कर दिया है कि किपलिंग का ख्याल ज़्यादा दुरुस्त न था कि मशरिक़ और मगरिब कभी मिल नहीं सकते, क्योंकि अताउल्लाह में इन दोनों का एक ऐसा इम्तिजाज नज़र आता है जो मुस्तकबिल के लिए नेक फाल है। लुइस थॉमस ने लिखा है दो दुनियाओं का शहरी, बुनियादी तौर पे इसी हवाले से इसका नाम है। दोनों चीज़ें जो हैं इनके अंदर मुकम्मल तौर पे हैं। एक तो ये है कि इनकी जो अदबी चाशनी है या जो अंदाज़ तहरीर है वो बहुत ही कमाल है, बड़े असलूब ही इनका बड़ा खूबसूरत है। और दूसरी तरफ इनका जो तजर्बात का तनव्वु है जो कि बचपन से मैंने आपको बताया कि गैर रवायती तालीम, गैर रवायती इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जो बचपन में ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया, वो तमाम जो अक्स है वो इस किताब के अंदर आपको नज़र आता है। यानी तजर्बात का तनव्वु भी, अदबी ज़ुबान भी और दो दुनियाओं के शायरी तो यकीनन ये हैं ही। सो ये किताब ज़रूर देखिएगा, दो दुनियाओं के शायरी पढ़िएगा और इससे आपको एक एहसास होगा कि 50 साल पहले ये किताब कहाँ गुम हो गई थी और ये कितना बड़ा नुकसान हुआ। और यकीनन अब ये दोबारा शाया हो गई है, तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है मकीन हसन कलीम साहब का और पब्लिशर का, जिन्होंने इस किताब को शाया किया है। संगी पब्लिशिंग हाउस है जिन्होंने इसको दोबारा शाया किया। सो देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से, मुस्तफ़ा फरहान बेग से, जिन्होंने न्यूजीलैंड में मुनक्किदा कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मुनक्किद होने वाली गेम्स में बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेल्स, न्यूजीलैंड, इंडिया, आयरलैंड समेत 43 ममालिक कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया, जबकि मुस्तफ़ा फरहान बेग पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। मुस्तफ़ा ने 110 किलोग्राम कैटेगरी में चांदी का तमगा, डेडलिफ्ट में चांदी, स्क्वाट में भी सिल्वर मेडल और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए 4 मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम एज यूजुअल बुलंद किया। 2019 में भी मुस्तफ़ा फरहान बेग ने इन्हीं गेम्स में पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसी हवाले से हम उनसे आज बात करेंगे। मुस्तफ़ा हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको, बहुत ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया। एज यूजुअल सवाल मेरा वही है, ये सफ़र जो यहाँ तक पहुँचा, ये शुरू कैसे हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचा, कुछ बताइए हमें मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी और ये मौका देने का कि मैं डिफरेंट यूथ पावर लिफ्टर्स और एथलीट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस, तजुर्बा, एडवाइस शेयर कर सकूं की थी। स्टार्टेड ऑफ बिल्कुल कैजुअली जिम से और फिर इवेंचुअली प्रोग्रेसिवली इसको सीरियस लिया। 2019 में जैसे आपने मेंशन किया, मेरा एशियन चैंपियनशिप्स वाज माय फर्स्ट कंपटीशन, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉन गोल्ड। फिर मैंने यूएस में कुछ चैंपियनशिप्स खेली, पाकिस्तान में नेशनल चैंपियनशिप्स खेली और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द अपॉर्चुनिटी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर इट एज वेल कि मैं पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट कर सका और मेडल भी जीत सका। लवली। अच्छा, ऑब्वियसली आपने जिस तरह से कहा कि 2019 में आपने पहला
चैम्पियनशिप खेली, उसके बाद आपने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जाके इस तरह के टूर्नामेंट्स में, चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लिया। अब कैसा एक्सपीरियंस है दीगर कंट्रीज़ के लोगों के साथ खेलना, उन प्लेयर्स उन एथलीट्स के साथ खेलना जिनकी ट्रेनिंग आपसे ज़ाहिर है बड़ी डिफरेंट होती है, उनके साथ कम्पीट करना और फिर मेडल्स जीत कर आना? ऑब्वियसली जो एक पावर लिफ्टिंग ऐसी स्पोर्ट है कि जो आप ट्रेनिंग में जो ट्रेन कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा डिविएशन नहीं होती, आप कंपटीशन में भी होके लिफ्ट करते हैं, लेकिन वो जो कम्पिटिटिव स्पिरिट एक कम्पीट करना ब्रिंग करता है वो ट्रेनिंग जिम में रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं भी जब इनकरेज करता हूँ डिफरेंट एथलीट्स को एक कंपटीशन एक्सपीरियंस जरूर दिलवाएं, बिकॉज वो कम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। जब मैं देखता हूँ दूसरे एथलीट से मिलता हूँ, और अभी कल परसों भी सोशलाइज कर रहा था, उनसे सीखता हूँ कि उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, वो क्या ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं, एंड समटाइम्स दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। हम पाकिस्तान में कभी कभार बहुत ओल्ड स्कूल मेथड यूज कर सकते हैं, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाता हूँ कि मैं जो उनके ट्रेनिंग मेथड्स हैं, उनके स्कूल्स ऑफ थॉट है, वो पाकिस्तान में लेके आऊँ और फुल कोशिश करूँ कि मैं डिफरेंट एथलीट्स के साथ वर्क करूँ और उनको इम्प्लीमेंट करूँ। भी कहा कि पहले आप इसे अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए कर रहे थे और वेट लिफ्टिंग का उसमें एक रोल था, लेकिन विद दैट आपने इन ग्राउंड पे सोचना शुरू किया आप इसको प्रोफेशनली भी कर सकते हैं, एंड देन माशाल्लाह आप कॉमनवेल्थ में चले गए और जीत भी गए। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि ये कर रहे हैं, अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए या अपने शौक के लिए वेट लिफ्टिंग करते हैं। हाउ टू टर्न टू बी अ प्रोफेशनल वेट लिफ्टर, इसके लिए ये जर्नी कैसे हुआ और ये कैसे किया जा सकता है, एक आम आदमी कैसे कर सकता है इसको? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये मैं भी सोचता हूँ कि बिकॉज पाकिस्तान में आई हैव सीन कि बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है, बहुत लोग जिम थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्यूनिंग के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं। इसका आंसर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैं यही कहूंगा कि रीच आउट करें फेडरेशंस को, पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, उनको रीच आउट करें, उनको अपना बताएं कि मेरा ये इंटरेस्ट है और मैं इसमें कम्पीट करना चाहता हूँ। फेडरेशन बहुत ओपन है, करेंगे, कैंप्स भी लगते हैं, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी कैंप्स लगाता है, उनमें हिस्सा लें एंड मोस्ट वेट ना करें, बिकॉज मैंने ये रियलाइज किया कि अपॉर्चुनिटी ऑल ऑफ अ सडन आती है। मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे 2 हफ्ते तक नहीं पता था कि मैं कॉमनवेल्थ में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग कॉमनवेल्थ के लिए पूरी थी। मैंने माइंड ये बना के रखा था कि आई एम गोइंग टू द कॉमनवेल्थ और मेरी ट्रेनिंग उस हिसाब से होगी। अपॉर्चुनिटी ना भी आई एम ट्रेनिंग फॉर इट। ऑफन टाइम्स एथलीट्स होप लूज कर जाते हैं कि यार मौका नहीं आएगा, बट आई फील लाइक आप अपॉर्चुनिटी का इंतजार ना करें, यू कीप ट्रेनिंग, यू फाइंड द अपॉर्चुनिटी योरसेल्फ, और जब आएगी आप उसका फुली कैपिटलाइज करें, कीप कंसिस्टेंट। फायन, सेकेंडली फैमिली रिस्पॉन्स, फैमिली का सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, और कितनी मिली आपको इस थ्रू आउट योर जर्नी? मेरी फैमिली अब रिसेंटली जाके बहुत इस मामले में सपोर्टिव हो गई है। 2018 में जब मैंने उनको बताया था कि मैं इसको प्रोफेशनली कम्पिटिटिवली लेना चाहता हूँ, तो वो थोड़े हेजिटेंट थे कि यार ये कौन सी स्पोर्ट है, इतनी डेंजरस है, जॉइंट्स और मसल्स के लिए बहुत डेंजरस है, अभी तुम 17 साल के हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस। बट मैंने उनको कहा कि मेरे पास पोटेंशियल है, आई रियलाइज कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मेरे लिए एक बहुत ऑनरेबल बात है कि पाकिस्तान का झंडा पहनना और इंटरनेशनल स्टेज पे जाना। और जब मैं फिर अपने फर्स्ट कंपटीशन के लिए एशियन चैंपियनशिप में गया, आई वॉन द गोल्ड मेडल, उसके बाद से उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देयर सपोर्ट। और वो सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं, और उनके बगैर तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल ना होता। भी किया माशाल्लाह, एंड कितनी खूबसूरत बात आपने की है कि कितने ऑनर की बात है ये झंडा पहनना और फिर परफॉर्म करना। एंड वी नो कि आप कितने बड़े चैलेंजेस से गुजर के जाते हैं। एक पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप जैसे कई डिफरेंट शोबों के लोग हमारे पास आते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड इन दी एंड आगे बढ़ते हुए क्या गोल्स हैं मुस्तफ़ा, किस चीज़ को फर्दर टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए क्या तैयारी है? पर्सनल लेवल पे मैं गोल्स ये देखता हूँ, हैविंग नाउ अचीव्ड मेडल्स एट द एशियन एंड कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, नेक्स्ट स्टेप अब वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आ जाती है। कॉमनवेल्थ से ये एक बड़ा स्टेप है, बिकॉज वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कोई रीजनल कंस्ट्रिक्शंस नहीं होती, दुनिया के बेस्ट एथलीट्स आके आपके साथ compete करते हैं, तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। अभी मैं एज ए जूनियर compete कर रहा हूँ, विद इन अ फ्यू इयर्स मैं ओपन कैटेगरी में आ जाऊंगा, तो थोड़ा और चैलेंज होगा मेरे लिए। पर्सनल अब ये लेवल है कि मैं ये लेवल ऑफ अचीवमेंट जो है उसको मेंटेन कर सकूं, और यही जो अभी तक करता आ रहा हूँ इसको कंसिस्टेंट रहूं। पावर लिफ्टिंग जैसी स्पोर्ट में यू हैव टू प्रायोरिटाइज स्टेइंग इंजरी फ्री,
बिकॉज इंजरीज बहुत ज्यादा आ सकती हैं और आपकी प्रोग्रेस को हिंडर कर सकती हैं। तो अभी पर्सनल लेवल पे गोल्स ये है कि इंजरी फ्री रहूं, ट्रेन करता रहूं, कंसिस्टेंट रहूं और जो लेवल ऑफ हार्ड वर्क और अचीवमेंट अभी तक मैंने मेंटेन किया उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करता रहूं एंड इंशाल्लाह इवेंचुअली मेडल्स और लाता रहूं पाकिस्तान के लिए। आपकी स्पोर्ट के हवाले से एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये भी माइंड में आ गया कि इसके लिए आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्ट्रेंथ के लिए आपको डाइट चाहिए, आपको तगड़ा खाना चाहिए, दूसरी जानिब आपको मेंटेन भी करना है। आई मीन ऐसे रखना है कि आप फिट भी रहें, ओवरवेट भी ना हो जाए। कुछ लोग हो भी जाते हैं बट दे नीड टू बी फिट। तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं आप? इसके लिए कोई खास स्ट्रेटेजी है, कोचिंग है या बस सेल्फ कमिटमेंट है? ये ऑफन एक मिसकंसेप्शन होती है कि जी वो जो लिफ्टर है वो पहलवान है, वो बिल्कुल कुछ भी खा सकता है, बट ये ट्रू नहीं है बिकॉज आप डिफरेंट वेट क्लासेस में होते हैं। यू हैव टू स्टे विद इन योर वेट क्लास। आप ओवरवेट जाएंगे तो आप डिफरेंट क्लास में आ जाएंगे, उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ एथलीट्स होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ वेट्स उठा रहे होते हैं। तो आपने अपना जो बॉडी वेट है वो रिलेटिवली क्लास के अंदर मेंटेन करना होता है, और लेकिन आपकी डाइट जो है वो वेरी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होना चाहिए आपके, स्पेशली बिकॉज ये स्पोर्ट जॉइंट्स और मसल्स पे बहुत स्ट्रेन्यूअस होती है। तो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, सोडियम लेवल्स हैं, पोटेशियम लेवल्स हैं, ये बिल्कुल अप द मार्क होने चाहिए। इनफैक्ट एवरेज इंसान की डाइट से बहुत ज्यादा होना चाहिए बिकॉज आप डेली बेसिस पे उनको यूज अप कर रहे हैं, देन यू नीड टू रिप्लेनिश इट। तो अक्सर देखता हूँ एथलीट्स का वाटर लेवल का इशू होता है, प्रोटीन वो खुराक सही होती है क्योंकि ठीक है, आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, और इसलिए भी अच्छा लगा कि आपकी जो कम्युनिटी है, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, कम आते हैं इस तरफ यूजुअली, आप आए हैं। अल्लाह करे आप नेशनल के बाद इंटरनेशनल बहुत सारे मेडल्स जीते, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर मुस्तफा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।